हमने लास्ट क्लास में हॉथरॉन स्टडी किया था। हॉथरॉन स्टडी किसी को याद है? हॉथरॉन स्टडी में ये बताया था कि उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। स्टडी में उन्होंने देखा कि वर्किंग कंडीशन को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो क्या एफिशिएंसी बढ़ती है। तो उन्होंने वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव कर दी। वर्किंग कंडीशन कैसे इम्प्रूव की कि लाइटिंग बढ़ा दी। जब लाइटिंग बढ़ा दी तो फिर अच्छी लाइट के अंदर लोगों के लिए काम करना आसान था, तो एफिशिएंसी वाकई इम्प्रूव हो गई। फिर रिसर्चर ने सोचा कि हम इसको रिवर्स करके देखते हैं, हम लाइटिंग कम करते हैं। लाइटिंग कम करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने लाइटिंग कम की, यहाँ तक कि कम करते करते वो मून लाइट की लाइट पे ले आए। इवन देन वर्कर्स की एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी। वर्कर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ काम कर रहे थे और प्रोड्यूस कर रहे थे एफिशिएंटली। तो इस चीज़ से थोड़े से साइंटिस्ट परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। मतलब उनका तो एजम्पशन ये था कि हम जब वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करेंगे तो वर्कर विल वर्क हार्डर, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये हुआ, लेकिन जब रिवर्स किया तब भी यही हो रहा था। व्हाट वाज द रीजन? तो उन्होंने देखा और फाइंड आउट किया जब इसको, तो पता चला कि वर्कर्स जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया इस रिसर्च के लिए, दे फेल्ट देमसेल्व्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने सोचा कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो देयर फोर वी शुड परफॉर्म वेल सो दैट स्टडी शुड नॉट फेल। दे फेल्ट इट एज ए पर्सनल कमिटमेंट। तो एज ए रिजल्ट उन्होंने दोनों सूरतों में अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे लाइटिंग वाज नॉट द फैक्टर विच अफेक्टेड देयर परफॉर्मेंस, इट वाज द इम्पोर्टेंस गिवन टू दैम। तो जब ये चीज़ रियलाइज किया हाथरॉन स्टडी में, then management scientists realized that motivation can play a key role in organizational performance and in workers performance। तो ये पहली मेजर स्टडी थी जिसको हम कहेंगे कि ये मोटिवेशन के ऊपर हुई। उसके बाद मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स है और थ्योरी वाई है। ये दो बेसिकली एजम्पशंस है। थ्योरी एक्स ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बाय नेचर वर्कर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर इररिस्पॉन्सिबल बाय नेचर। तो इसलिए उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा मैनेजर उनके ऊपर अपॉइंट किया जाए जो डिसिप्लिन के साथ उनसे काम ले, और उनके ऊपर विजिलेंस रखी जाए और उनको कंट्रोल किया जाए। अगर विजिलेंट नहीं होंगे मैनेजर्स तो वर्कर्स सही से काम नहीं करेंगे। ये एक थ्योरी है जिसको थ्योरी एक्स कहते हैं। दूसरी थ्योरी है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई ये कहती है कि थ्योरी एक्स के अपोजिट है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई की एजम्पशन ये कहती है कि वर्कर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बाय नेचर, and if they are given appropriate responsibility with appropriate gadgets and working environment, they will perform in normal circumstances। तो ये थ्योरी वाई है। मतलब ये दो थ्योरीज हैं जो कि वर्कर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारे मैनेजर समझते हैं कि वर्कर्स जो है वो कोशिशों में होते हैं कि मैनेजर्स इधर उधर हो तो काम करना बंद कर दें। लेकिन दूसरे मैनेजर्स ये समझते हैं कि नहीं, वर्कर्स को अगर आप सुपरवाइज ना भी करें, उनको काम दे दिया जाए, उनको गोल पोस्ट दे दिए जाए, उनके केपीआईज डिफाइन कर दिए जाएं, तो वो फिर अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं, कमिटमेंट के साथ करते हैं। तो जो मैनेजर्स इस पर बिलीव करते हैं दे बिलीव इन थ्योरी वाई। जो मैनेजर इस पर बिलीव करते हैं कि नहीं, वर्कर्स बेसिकली डोंट वांट टू वर्क एंड वी हैव टू सुपरवाइज देम वेरी क्लोजली, दे बिलीव इन थ्योरी एक्स। आप कोई इसमें ये नहीं कर सकते कि थ्योरी एक्स ही सही है या थ्योरी वाई ही सही है। बोथ थ्योरीज आर करेक्ट, ठीक है, इन गिवन सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए आपको ज़्यादातर लोगों का इंक्लिनेशन जब से नॉलेज वर्कर्स आए हैं थ्योरी वाई की तरफ आ गया है, लेकिन थ्योरी एक्स भी अपना वेट कैरी करता है। और थ्योरी एक्स की वजह से क्या होता है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, स्टिल रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम। और थ्योरी वाई में रिवॉर्ड है एंड एब्सेंस ऑफ पनिशमेंट है। यानी ये कि रिवॉर्ड है और एब्सेंस ऑफ रिवॉर्ड है। अगर कोई अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड करते हैं, जो अच्छा काम नहीं करता है उसको कोई रिवॉर्ड नहीं देते, इनको पनिशमेंट भी नहीं देते। तो ये बेसिकली थ्योरी वाई के अंदर है।
اچھا، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ ورکرز کو جب اتھارٹی دیں گے، ان کو ڈیلیگیٹ کریں گے، ان کو امپاور کریں گے، تو پھر تھیوری وائز زیادہ اپلیکیبل نظر آئے گی. جب آپ انہیں امپاور ہی نہیں کریں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ اتنی امپاورمنٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کو تھیوری ایکس زیادہ نظر آئے گی. اس کے بعد جو چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے مینجمنٹ سائنس تھیوری دا وے وی یوز اٹ ٹوڈے. تو اس کے اندر ایک تو چیز ہے کوانٹیٹیو مینجمنٹ اینڈ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس. آج کل انالیسس بہت آ گیا ہے بزنس مینجمنٹ میں. کوانٹیٹیو ٹیکنیکس یعنی اسٹیٹسٹکس، سکس سگما، یہ چیزیں بہت یوز کی جاتی ہیں کوالٹی میں بھی اور ادر اسپیئرز آف دا بزنس میں. تو میتھمیٹکس کا استعمال بہت زیادہ ہے. جو آپ سافٹ ویئر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں میتھمیٹیکل فارمولاز ہوتے ہیں اور میتھمیٹیکل ایکویشنز ہوتی ہیں. تو میتھمیٹکس کا یوز بہت زیادہ ہے اور اسٹیٹسٹکس تو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی پروڈکشن فیسلٹی کے اوپر جب آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو پروڈکشن کر رہے ہیں وہ کتنے اس کے اندر ڈیفیکٹ فری ہیں اور کتنے ڈیفیکٹو ہیں. تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ پیس کو ڈسٹروائے کر کے ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ whether the piece is good or not. تو of course you cannot do 100% testing. تو پھر آپ سیمپل لے کر کے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور جو سیمپل کا رزلٹ آتا ہے اس کو آپ امپلوائے کرتے ہیں پورے پاپولیشن کے اوپر، پورے لاٹ کے اوپر. تو وہاں پہ بھی اسٹیٹسٹکس انوالو ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو کیوئنگ تھیوری ہے اس کے اندر بھی اسٹیٹسٹکس انوالو ہوتی ہے. کیوئنگ تھیوری کیا ہے کہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میکڈونلڈ میں گئے ہوں گے تو وہاں پہ کیو لگتا ہے اور کیو لگا کر آپ چیزیں خریدتے ہیں. آپ بینک میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کیو لگاتے ہیں، نادرا میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کیو لگاتے ہیں. اچھا، کیو کو جو لوگ مینج کرنا چاہتے ہیں اس کو پراپر اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے سب سے پہلے کیو کو مینج کیا تھا اور اسٹڈی کیا تھا میکڈونلڈ نے. میکڈونلڈز نے کیا کیا دیکھا کہ مختلف ٹائم کے اوپر ان کے پاس مختلف کسٹمرز آتے ہیں. نمبر آف کسٹمرز آر ڈفرینٹ ایٹ ڈفرینٹ ٹائمنگ. سیٹرڈے ایوننگ بہت بزی ہوتا ہے، سیٹرڈے آفٹرنون بہت بزی ہوتا ہے، سنڈے آفٹرنون بہت بزی ہوتا ہے، فرائیڈے آفٹرنون بھی بزی ہوتا ہے، ایوننگ بھی بزی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے منڈے ٹیوزڈے تھوڑا ڈل جاتا ہے. تو ڈفرینٹ ٹائمنگس میں ڈل ہو جاتا ہے کسٹمر کے انٹرسٹ، ڈفرینٹ ٹائمنگس پہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائمنگس پہ ڈفرینٹ ڈیز میں یہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیز میں وہ سلو ہو جاتا ہے کسٹمر کا فٹ فال. اب نا کوشچن رائزز کہ وہ کتنے امپلائیز کو ہائر کریں تاکہ اپنے کسٹمر کو بہتر سروس دے سکیں اور وہ کاسٹ افیکٹو ہو. کیونکہ اگر وہ فل ڈپلائمنٹ کریں، ہر وقت سارے امپلائیز کو ہائر کر کے رکھیں تو کسٹمر ضروری تو نہیں اتنے آئیں. اس کے لیے انہوں نے پھر ہر دن، ہر جو ان کا بزی ڈیز تھے اس کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کیا کہ کتنے کسٹمر آ رہے ہیں. کوئی پرٹیکولر ڈے ہے لائک 25 دسمبر یا اس طرح کے جو ان کی چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں اس میں بھی اسٹڈی کیا کہ کتنے کسٹمرز آ رہے ہیں، کن ٹائمنگز میں آ رہے ہیں. اور پھر اس ڈیٹا کو انہوں نے ڈیٹا بیس بنا کر کے یہ انالائز کیا کہ ہمارے کسٹمر کا فٹ فال ڈفرینٹ ڈیز اور ڈفرینٹ آورز میں یہ ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ جائیں گے میکڈونلڈ پہ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے فرنٹ پہ بہت سارے ٹرمینلز ہوتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ایکٹیو آل دا ٹائم. یعنی سارے ٹرمینلز اوپن نہیں ہوتے. کبھی صرف ایک ٹرمینل اوپن ہوتا ہے، کبھی دو ٹرمینل اوپن ہوتا ہے، کبھی تین ٹرمینل ہوتا ہے کمپیوٹر کا اوپن، کبھی سارے ٹرمینل اوپن ہوتے ہیں. اچھا، جتنے ٹرمینلز اوپن ہوتے ہیں اتنے ہی بیک اینڈ پہ امپلائیز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ ٹرمینل اوپن کر کے آرڈرز تو لے لیں گے، پیمنٹ لے لیں گے آپ، بٹ یو ہیو ٹو سرو دیم کوئکلی. اور میکڈونلڈ کی پالیسی ہوتی ہے کہ کسٹمر کو 8 to 10 منٹس میں سرو کر دیں، اینڈ نارملی دے ڈو سو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ کیو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ ہر ڈے پہ ہر ٹائمنگس کے اوپر ڈفرینٹ نمبر آف امپلائیز کو ڈپلوائے کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے آورلی ورکرز زیادہ کام کرتے ہیں. تو جن آور میں ان کو زیادہ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں وہ زیادہ ورکرز کو کال کر لیتے ہیں، جن آور میں ان کو کم ورکرز چاہیے ہوتے ہیں اس میں کم ورکرز کو کال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کا آپریشن ایفیشینٹ ہوتا ہے. اچھا، پہلے بینک میں کیو مینجمنٹ واز ویری پور. تو بینکس نے دیکھا کہ ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں اپنے سروس کے لیے اینڈ دے گیٹ انوائٹ. تو انہوں نے میکڈونلڈ سے بینچ مارکنگ. میکڈونلڈ از اے ریسٹورنٹ، وہ بھی ریٹیل ہے،
बैंक इज नॉट ए रेस्टोरेंट, बैंक इज ए बैंक, बट वो भी रिटेल है। तो इन्होंने क्रॉस इंडस्ट्री बेंचमार्किंग की, यानी एक दूसरी इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के अपने यहाँ कॉपी की। अब आप देखते होंगे कि बैंक्स के अंदर भी टर्मिनल्स लगे हुए होते हैं, एक दो तीन चार टर्मिनल्स लगे, कभी सिर्फ दो टर्मिनल के पीछे लोग बैठे हुए होते हैं, कभी तीन टर्मिनल्स के लोग पीछे लोग बैठे हुए होते हैं, कभी सारे टर्मिनल्स के पीछे लोग बैठे हुए, कैशियर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। वो इसलिए कि जब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं बैंक में, टू हैंडल देम वो अपने टर्मिनल्स बढ़ा देते हैं। ये है क्यूइंग थ्योरी, कि क्यू को कैसे मैनेज करें, क्योंकि क्यू को अगर आप मैनेज नहीं करेंगे अपने कस्टमर्स को, देन व्हाट हैपन्स कि ये मैसअप हो जाता है, फिर एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और कस्टमर्स के ऊपर आपका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये थ्योरी कहलाती है केयर थ्योरी। उसके अलावा क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट में एक केओस थ्योरी भी है। केओस थ्योरी ये है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं हैपेसर्ड हैं, इवेंट्स रैंडम हैं, और वेरिएबल्स जो है वो किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हैं केओस किस तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी मशीनरी ब्रेक डाउन हो रही है, कभी आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिसके अंदर आपके ऊपर फाइन लग रहा है, कभी इकनॉमी चेंज हो रही है, कभी सोशल वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कभी आपकी टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस चेंज हो रही हैं, कभी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो ये सब मिलकर के, कभी कॉम्पिटिटर्स नए आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो ये सब मिलकर के एक केओस क्रिएट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि उस केओस में से पैटर्न क्रिएट करें, और पैटर्न क्रिएट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें। केओस थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको अपने इर्द गिर्द जो केओस नज़र आ रहा है उसी के अंदर पैटर्न फाइंड आउट करके यू हैव टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो चीज़ डेवलप हुई दैट इज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आपने देखा कि वो मुख्तलिफ तरीके से जो है आप अपने ऑपरेशंस में मैथमेटिकल मॉडलिंग ले करके आए। जैसे मिसाल के तौर पे अपने वेयर हाउसेज आपने कहाँ पे बनाने हैं, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कहाँ पे बनानी है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ऑपरेशंस रिसर्च के ज़रिए होता है। और जो आपकी कंपनी के ऑपरेशंस हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यू नीड टू डेवलप रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़, तब फिर आप ऑपरेशंस को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, हार्मोनाइज वे में मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिसेस होंगी, और फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक यूनिफाइड इमेज या ब्रांड नहीं डेवलप हो सकेगा, एंड कस्टमर्स विल गेट कंफ्यूज। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ज़माना आया। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ज़माना कैसे आया कि पहले सबसे पहले ज़माना था क्वालिटी कंट्रोल का। ये क्वालिटी में कुछ लोग काम करते थे, वो जा कर के उन्होंने कहा कि भाई वो कुछ आइटम्स लेते थे, पिक करते थे, चेक करते थे, और उसके बाद फिर उसको अगर प्लॉट वो देखते थे कि लॉट के कुछ सैंपल्स ठीक नहीं है तो पूरा लॉट रिजेक्ट कर देते थे, मशीन बंद कर देते थे, और कहते थे जब ये रिपेयर होगा तो फिर ये चलेगी। ये क्वालिटी कंट्रोल का ज़माना था। फिर क्वालिटी एश्योरेंस का ज़माना है। देखिए क्वालिटी कंट्रोल के ज़माने में प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब पूरा फिनिश गुड्स बन जाते थे, पूरा टेलीविज़न बन जाता था, फिर उसे चेक करते थे, ऑन करते थे, अगर वो नहीं चलता था तो पूरा लॉट रिजेक्ट कर देते थे। यू कैन अंडरस्टैंड कि 4-5 टेलीविज़न को चेक करके आप 1000 टेलीविज़न को रिजेक्ट कर देते थे। दैट वाज़ कॉस्टली। तो क्वालिटी एश्योरेंस के ज़माने में क्या हुआ कि भाई वो कहते हैं कि टेलीविज़न में जो प्रॉब्लम आती है वो किसी एक कंपोनेंट की वजह से आती है, लेकिन हम पूरा टेलीविज़न रिजेक्ट कर देते हैं, इट इज़ नॉट गुड। इसलिए हमें कंपोनेंट्स को क्वालिटी एश्योरेंस करनी चाहिए, कंपोनेंट्स को चेक करना चाहिए वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। फिर कंपोनेंट्स ठीक होंगे तो टेलीविज़न भी ठीक असेंबल हो जाएगा। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का ज़माना था। फिर उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ज़माना आ गया, जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई, और क्वालिटी का डिपार्टमेंट एज सच खत्म कर दिया। क्वालिटी के लिए मेंटेनेंस वाला भी जिम्मेदार है, और प्रोडक्शन वाला भी जिम्मेदार है, और क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोग भी क्वालिटी के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आया। आपको पता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए आप एनालिसिस करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं और कौन सा डेटा आ रहा है, उस डेटा को आप किस तरह से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते थे, फिर इसको किस तरह से आप यूज़फुल वे में यूज़ करते थे।
for development of a strategy and taking other decisions at tactical level. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज़माना था। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद अब जो आ गया है वो आ गया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या है कि आपको डेटाबेस से इस तरह से एनालिसिस मिलती है कि उसकी बेसिस पे आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके डिसीजन ले सकते हैं। यानी कुछ डेटाबेस आपको एनालिसिस करके देता है और बाकी फिर आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि आपको बेसिकली बहुत सारे ERPs आ गए हैं। जैसे आपका ओरेकल फाइनेंशियल है, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर है। फिर SAP है, वो भी ERP का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के, प्रोक्योरमेंट के, सप्लाई चेन के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, तमाम डिपार्टमेंट्स के मॉड्यूल होते हैं। यू परचेज दैट ERP और ERP पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ERP इज एक्सपेंसिव, SAP मे बी एज मच एक्सपेंसिव एज $2 billion फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो चूँकि उसकी इम्पोर्टेंस है इसलिए ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करती है। उसके अंदर इशू ये आता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस नहीं है, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं है ERP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोग ट्रेंड नहीं है, तो लोग ERP इम्प्लीमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसको ऑप्टिमली यूज़ नहीं करते। और फिर एक इशू ये भी आता है, इनके अंदर वर्जन्स का इशू आता है कि आपने एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ले लिया, सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद उसका नया वर्जन आ गया, नया वर्जन में ऐसे फीचर्स हैं कि आप समझते हैं कि हमें भी उसको यूज़ करना चाहिए, बट व्हेन यू वांट टू परचेज दोज वर्जन्स so that becomes more expensive, so that becomes a typical difficult decision। तो अब उसको ओवरकम करने के लिए और यूजर्स ज़्यादा इसको यूज़ करें, अब पास आ गया, प्लेटफॉर्म एज ए सिस्टम, सास आ गया, सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसमें क्लाउड भी होता है, आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया से कहीं एक्सेस भी कर सकते हैं, और उनकी कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ और सॉफ्टवेयर को आप पूरी दुनिया से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जितने आप यूज़र लाइसेंस लेते हैं उसके हिसाब से आप उसे फीस पे करते हैं। और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आपसे स्विच करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाए। तो इसके अंदर रिस्क का मैटर कम है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ये इजी टू यूज़ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और इसके अंदर अपग्रेड की कॉस्ट नहीं है। वजह उसकी है कि प्लेटफॉर्म को वो खुद ही अपग्रेड करते रहती है कंपनी, तो आपको हमेशा अपग्रेडेड वर्जन मिलता है। जैसे मिसाल के तरह गूगल एक पास है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी सर्विसेज फ्री हैं, बहुत सारी सर्विसेज पेड हैं। जैसे मैं इस वक्त आपको मीट पे पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे एज ए सर्विस अवेलेबल मिल रही हुई है, और उसकी NID ने फीस पे की। इसी तरीके से आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो अवेलेबल है आपको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये इस वजह से आप लोगों को अब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर इसमें उन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का जिक्र किया है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इज़ बेसिकली ज़ीरो वेस्ट सिस्टम, उनके सिस्टम में वेस्ट नहीं है। और उन्होंने लीन रेवोल्यूशन पैदा की, यानी लीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और मूदा के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। मूदा का मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्टेज। कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, उसको वो मूदा कहते हैं, उसे वो वेस्ट कहते हैं। अंदेश है कि इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट थ्योरी में एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं हम ओपन सिस्टम व्यू। देखिए, दुनिया आपने पढ़ा होगा प्रिलिमिनरी क्लासेस में सिस्टम कॉन्सेप्ट। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है, एंड आउटपुट इज फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, जो चीज आपके अंडर फोकस होती है दैट इज सिस्टम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सराउंडिंग्स। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं तो लेबोरेटरी में और लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक बीकर इंक्लूड है, एक थर्मामीटर इंक्लूडेड है, और कुछ लिक्विड्स इंक्लूडेड हैं। तो आपका ये सिस्टम है, बाकी सारी चीजें जो है वो सराउंडिंग्स है। तो इसको इस तरह से लेने से फायदा ये होता है, जब आप सिस्टम्स थिंकिंग करते हैं तो आपका एरिया ऑफ फोकस आइडेंटिफाई हो जाता है। और इंडस्ट्रीज में भी आपको सिस्टम को डिफाइन करना पड़ता है।
मुख्तलिफ मैनेजर्स के सिस्टम्स की बाउंड्री डिफरेंट होती है। जैसे प्रोक्योरमेंट मैनेजर के सिस्टम की बाउंड्री उसका डिपार्टमेंट है और वेयर हाउस है और उसके वेंडर्स भी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, प्लस जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्विजिशंस आती हैं वो भी उसके सिस्टम की बाउंड्री में आता है। लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है या फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, जनरली उसके सिस्टम का पार्ट नहीं है। और कोई भी सिस्टम या तो ओपन सिस्टम होता है या क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर में सिस्टम के अंदर कुछ चीजें आ सकती हैं, सिस्टम से बाहर कुछ चीजें जा सकती हैं। और क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो टाइटली क्लोज्ड होता है, जिसमें अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती और बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती। और इस तरह का क्लोज सिस्टम को परसीव करना मेंटली इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर सिस्टम के कुछ चीजें बाहर जाती हैं, कुछ चीजें उसके अंदर आती हैं। आप एक ट्री को भी देखते हैं कि ये ट्री मेरा सिस्टम है, तो ट्री जो है अगर आपका सिस्टम है तो वो तो पानी ले रहा है अपने जड़ों से जो कि आउटसाइड द सिस्टम है, एयर भी ले रहा है एनवायरनमेंट से जो आउटसाइड योर सिस्टम है। तो इसलिए ट्रूली क्लोज सिस्टम फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिस्टम थिंकिंग का फायदा ये होता है कि आपका एरिया ऑफ फोकस डिफाइन हो जाता है। आई विल फोकस ऑन दीज थिंग्स, दिस इज माय सिस्टम एंड माय परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू दिस सिस्टम। सिस्टम थिंकिंग से ये फायदा होता है कि आप डीफोकस होने से बच जाते हैं, उन कामों से बच जाते हैं जिनको आपको करने की जरूरत नहीं है, ना आपके जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो ये फायदा है सिस्टम थिंकिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट बेसिकली तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर आपने से फिजिक्स पढ़ी है किसी ने इंटर में, वहां पे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है, जिसमें ये हम कहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, बल्कि कुछ ना कुछ उसका एनर्जी लॉस होता है, हीट लॉस होता है, जिसकी वजह से किसी भी प्रोसेस की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कोई भी क्लोज सिस्टम जो है वो अपने कंट्रोल को सस्टेन नहीं कर सकता, और कंट्रोल को सस्टेन नहीं कर सकता इस वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ये एंट्रोपी की डेफिनेशन है। एक क्लोज सिस्टम अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, और एज ए रिजल्ट डिसॉल्व हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो आप भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल एज ए क्लोज सिस्टम काम करें कि जनाब मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर हूँ, ये मेरा ऑफिस है, बस मैं यहीं पे काम करूंगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट, यू कैन नॉट डू दैट। वाई? बिकॉज यू आर वर्किंग इन एन ओपन सिस्टम। आपके सिस्टम बाउंड्री चले फिर भी आप लूजली डिफाइन कर सकते हो, but you have lot of interaction with your ecosystem, with your surroundings, and that you need to acknowledge and understand and act accordingly। तब फिर आपका जो डिपार्टमेंट होगा या आपकी जो जॉब होगी वो सही रहेगी और सस्टेनेबल रहेगी। देन केम कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है सब्जेक्ट टू हैपनिंग। सब्जेक्ट टू हैपनिंग का मतलब ये कि अगर ये इवेंट हो गया व्हाट वी विल डू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इवेंट हो गया तो व्हाट वी विल डू एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको कंटिंजेंसी प्लानिंग कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता शहर पाकिस्तान पे फॉर एग्जांपल आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, तो उस सूरत में बिजनेस की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसाइड करना है कि ऐसी सूरत में व्हाट दे विल डू। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो अगर अगर किसी अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है या फ्लड की पॉसिबिलिटी है या ट्रैफिक जैम होने की पॉसिबिलिटी है या ट्रैफिक की हड़ताल की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उस सूरत में व्हाट इज द कंटिंजेंसी प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बाइकिया और करीम, इन लोगों ने क्या प्लानिंग की होगी कि अगर मुल्क में पेट्रोलियम की स्ट्राइक हो जाए तो हाउ दे विल ऑपरेट। क्या उन्होंने उसकी कोई कंटिंजेंसी प्लानिंग की है? क्या उन्होंने अलग से अपने लिए एक स्टोरेज कैपेसिटी या फैसिलिटी बनाई है कि इन केस ऑफ सच हैपनिंग दे विल स्टिल ऑपरेट? तो ये कहलाती है कंटिंजेंसी प्लानिंग। और आजकल के ज़माने में चूँकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, तो लॉट ऑफ थिंग्स में हैपन। सम ऑफ थिंग्स यू मे एंटिसिपेट, सम ऑफ द थिंग्स यू कैन नॉट एंटिसिपेट। जो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं उसकी आप प्लानिंग करते हैं सब्जेक्ट टू हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, तो दिस इज कॉल्ड कंटिजेंसी प्लानिंग। जैसे शेल करता है कंटिजेंसी प्लानिंग बेस्ट केस सिनारियो, रियल केस सिनारियो और वर्स्ट केस सिनारियो।
क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट है और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे अगर पॉलिटिकली सिचुएशन ख़राब हो जाए तो उनकी ऑयल की सप्लाई डिस्टरप्ट हो सकती है टू सम कंट्रीज। व्हाट दे विल डू इन दैट केस, क्या वो किसी और कंट्री से उसको फुलफिल कर लेंगे डिमांड, या और दे विल सफ़र। अगर रिसेशन आ जाता है तो व्हाट दे विल डू, क्योंकि रिसेशन में तो दे एक्सपेक्ट के बिजनेस विल बी ड्रॉप टू 30%, 40% ड्रॉप हो जाएगा, तो इट विल बी 60-70%। तो उस सूरत में स्टिल दे विल बी प्रॉफिटेबल। तो क्या उन्होंने अपने सप्लाई चेन को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि अगर 30% बिजनेस ड्रॉप हो जाए तो स्टिल दे विल बी प्रॉफिटेबल। उसके लिए वो ये करते हैं कि अपनी कैपेसिटी को ही 70% पे रखते हैं, अपने मैन पावर को ही 70% पे रखते हैं, कि वर्स्ट केस में भी वो 100% पे ऑपरेट कर रहे होंगे। और अगर बेस्ट केस आ जाता है कि जिसके अंदर बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा होता है, 120-130% पे चला जाता है, तो ये जो 50-60% की रिक्वायरमेंट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉज से पूरे करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉरीज से पूरे करते हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टोरेज से पूरे करते हैं। इस तरह से वो वर्स्ट केस में भी ऑपरेट करते हैं और प्रॉफिटेबल रहते हैं, और बेस्ट केस में भी ऑपरेट करने पोजीशन में होते हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा डिमांड हाई हो जाए then you need lot of volume, तो is that volume available to you। तो इस तरह की जब आप कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी डायनामिज्म इन द सिचुएशन। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। अच्छा जनाब, उसके बाद जो बात की गई है वो है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच अथॉरिटीज डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मिडिल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के टास्क और रूल जो है एम्बिगुअस छोड़ दिए जाते हैं, और उनको कहा जाता है जनाब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप डिसाइड करें। तो ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा, एक कहलाता है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक खास तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स का इशू ये होता है कि जब सिचुएशन चेंज हो जाती है या स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है तो वो स्ट्रक्चर डिलीवर नहीं कर सकता। वजह उसकी है कि वो स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए किसी ज़माने में बनी थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्ट्रक्चर चेंज हो, वो स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कस्टमर्स चेंज हो गए, तो सेम स्ट्रक्चर इज़ नॉट वर्केबल। तो ऐसे स्ट्रक्चर को मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, अब ये चैप्टर 5 जो है ना वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि इसमें मैनेजर्स के लिए वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड कल्चर का जिक्र है, जो कि फॉर्मेटिव पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और इसको इन्होंने स्टार्ट किया है पर्सनैलिटी ट्रेट से, कि इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो मोर और लेस वैसे ही रहती है अनटिल अनलेस यू वांट टू चेंज इट कॉन्शियसली। अच्छा जनाब, तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में उन्होंने बात की है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। देखिए, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं और ये इट कैन नॉट बी चेंज्ड at least for a shorter period of time. And if you want to change it, it requires lot of conscious efforts and willingness, और फिर अपना उसी लिहाज से थॉट प्रोसेस चेंज करना, और फिर यू में वर्क आउट ऑन इट एंड यू कैन चेंज इट। फॉर एग्जांपल, आप इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि आप लोगों से बात नहीं करते हैं, चीज़ें अपने दिल में रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। उसके मुकाबले में दूसरी पर्सनैलिटी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो महफिलों में आम से हर एक से आराम से बात कर लेते हैं, उनको किसी से भी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लेबर माउथ होते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, ठीक है, कभी कभी बेतुकी भी बोलते रहते हैं, लेकिन दे कीप ऑन टॉकिंग विद पीपल इवन विद स्ट्रेंजर्स। ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो एक इंट्रोवर्ट टाइप होगी बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स में एक कंटिन्यूम पे, और उस कंटिन्यूम के दूसरे एंड पे एक्सट्रोवर्ट्स है। अच्छा, इनमें से कोई भी पर्सनैलिटी आप ये नहीं कह सकते कि इंट्रोवर्ट बुरे होते हैं या एक्सट्रोवर्ट्स बुरे होते हैं, नहीं। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और दोनों टिपिकल जॉब की रिक्वायरमेंट के लिहाज से ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कोई ऐसी जॉब है जैसे साइबर सिक्योरिटी की जॉब है, इंटेलिजेंस की जॉब है या फाइनेंस की जॉब है, इसके अंदर इंट्रोवर्ट पर्सन इज मच बेटर दैन एक्सट्रोवर्ट।
क्योंकि वो एहतियात से बोलते हैं, कम बोलते हैं, फजूल नहीं बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसी बात नहीं किसी को के साथ डिस्कशन में या जो इनफॉर्मल डिस्कशंस होती है फ्रेंड्स में, उसमें वो उसको लीक करेंगे। तो इन जॉब्स के लिए इंट्रोवर्ट्स आर गुड। फिर इसी तरीके से जो मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं, पब्लिक रिलेशनिंग की जॉब होती है, पॉलिटिक्स का काम होता है, जिसके अंदर आपकी पब्लिक रिलेशनिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एक्सट्रोवर्ट इज़ मच बेटर, क्योंकि वो तकरीर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोगों से घुल मिल कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है। तो सम जॉब्स, फॉर सम जॉब्स इंट्रोवर्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड फॉर अदर जॉब्स एक्सट्रोवर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो दोनों की दुनिया में ज़रूरत है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी वेदर यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और जो भी हैं आप उसके हिसाब से आप अपने आप को करियर में कामयाब होने की कोशिश करें। इसको एक्स्ट्रावर्जन कहते हैं। अच्छा जनाब, इफेक्टिविटी, निगेटिव इफेक्टिविटी। निगेटिव इफेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि निगेटिव इमोशंस और मूड। जी डैनियल। सर एक वो भी तो होता है ना कि सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट और सेलेक्टिवली इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट की तरफ ना इंट्रोवर्ट की तरफ, वो भी तो एक फॉर्म होती है, मतलब ये हो पीपल आर सकता नॉट है कम्प्लीटली इस, इंट्रोवर्ट। जी जी ये हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए कि इसको कंटिन्यूम में दिखाया गया है। जो आपकी बुक में फिगर भी है ना, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स की, उसको एक कंटिन्यूम में दिखाया गया। ये लो साइड पे हो सकता है आदमी, हाई साइड पे हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है। ठीक है। तो हम किसी को एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट इस बेसिस पे कहते हैं कि किस साइड पे उसकी एक इंक्लिनेशन ज्यादा है। हो सकता है कोई साहब एक्सट्रोवर्ट हो लेकिन माइल्डली एक्सट्रोवर्ट हो, और वो राज की बातें नहीं करते हो, उन्होंने एक अपने पर्सनैलिटी के ऊपर एक लेयर रखा हुआ है, उस लेयर से वो लोगों से कांटेक्ट करते हैं, गपशप भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो इनर लेयर में चीजें हैं वो शेयर नहीं करते। तो हम कहेंगे कि वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में है। दैट इज पॉसिबल, यस। तो ये बेसिकली जो बात हो रही है ना, वो डिग्री की बात हो रही है, या टू विच डिग्री यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स, वेदर यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। अच्छा ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात आप मूड की वजह से बिल्कुल किसी वक्त इंट्रोवर्ट हो जाए, किसी से बात ही नहीं कर रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बट जर्नली यू आर एक्सट्रोवर्ट, तो हम आपको एक्सट्रोवर्ट ही कहेंगे। फिर निगेटिव इफेक्टिविटी होती है कि लोग निगेटिविटी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, उनके अंदर सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं निगेटिव इफेक्टिविटी। कुछ लोगों के अंदर बहुत हाई होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी चीज़ों से नाराज़ हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम कहेंगे उनकी नेगेटिव इफेक्टिविटी बहुत हाई। कुछ लोग जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज करके चलते हैं, वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की वजह से अपने पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होने देते, तो हम कहेंगे उनकी नेगेटिव इफेक्टिविटी लो है। फिर एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एग्रीएबलनेस। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बातों से एग्री कर जाए, डिसएग्री नहीं करेंगे। जैसे अभी हमारे पीजीडी में एक स्टूडेंट थी सिदरा, उसके अंदर एग्रीएबलनेस बहुत है, वो हर बात से एग्री कर जाती है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो कन्फ्रंट करे। तो बाद लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनके अंदर एग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो कन्फ्रंट करते हैं, आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो कि मार्केटिंग में हैं या पब्लिक रिलेशनिंग में हैं या इस तरह की चीज़ों में हैं कि जिनके अंदर उन्हें नेगोशिएशन करनी है, तो उनके अंदर एग्रीएबलनेस का होना अच्छी बात है, इस लिहाज से कि वो कन्फ्रंट किए बगैर किसी अच्छे सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर। और अगर आदमी के अंदर एग्रीएबलनेस नहीं है, तो फिर नेगोशिएशन ऐसे लोगों के लिए करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ों को लेते हैं, और कोई अगर उसको चैलेंज करता है तो दे डिबेट ऑन दैट। तो और ये कन्फ्रंटेशन करना कोई बुरी आदत भी नहीं है, अगर आप इसको पर्सनल ना ले लें और इस पे लड़ाई झगड़ा ना शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हो रही है जिसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन हो रही है, अब चीफ एग्जीक्यूटिव ने कोई आइडिया दे दिया, तो जनरली क्या होता है कि लोग फिर उससे एग्री करना शुरू कर जाते हैं, जो टीम बिहेवियर का प्रॉब्लम है। लेकिन जो शख्स एग्रीएबलनेस जिसमें कम होगी, तो वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकता है। और जो अच्छे किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ऐसे लोगों को लाइक करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं जिससे प्रोडक्ट में बेहतर मॉडिफिकेशन हो सकती है,
या प्रोडक्ट के बारे में अच्छा डिबेट कर सकते हैं। तो डेविल्स एडवोकेट का भी रोल प्ले कर सकते हैं। और डेविल एडवोकेट्स उसको कहते हैं जब आप कोई कॉन्सेप्ट है, अब उसको आप देखना चाहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट से। किसी आदमी को आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर जितने भी आप इसको अपोज कर सकते हैं करें आप, ऐसे आदमी को हम डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। तो फिर देखते हैं कि भाई उस आइडिया में जान है या नहीं है। जिन लोगों ने वो आइडिया प्रेजेंट किया है, वेदर दे कैन डिफेंड ऑन दोज आर्गूमेंट्स और नॉट, तो वहाँ पे डेविल्स एडवोकेट का रोल प्रोडक्ट को रिफाइन और डिफाइन और मॉडिफाई करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये एग्रीएबलनेस की सलाहियत है। और एग्रीएबलनेस जो है वो भी अच्छी क्वालिटी है। और अगर आपके अंदर एग्रीएबलनेस नहीं है वो भी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अगर आप जिद्दी हैं, स्टर्न हैं, एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, तो फिर आपके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता है बहुत सारी सिचुएशंस में, क्योंकि आपको लाइफ में, बिजनेस में कंप्रोमाइजेस करके चलने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जी वैदी साहब। सर वो मुझे वो 48 लॉज ऑफ पावर की वो बुक की एक पॉइंट याद आया कि वो सीईओ जो है एक अपने एनिमी को भी इस्तेमाल करेगा, द एनिमी विल गिव हिम ऑनेस्ट एडवाइस, मतलब बिल्कुल चाहे वो सही बात। जितना भी एंटागनिस्टिक हो लेकिन वो जी ऑनेस्ट होगा बिल्कुल। उसके साथ, तो यस गुड। ट्रू। बिल्कुल। आप ऐसे सब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में यूज करें, और सब लोग अगर आपसे एग्री कर रहे हैं तो ये कोई आपकी बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ठीक है, आप ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें कि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपनली और इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगली क्वालिटी आती है दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है परसिस्टेंट हैं कुछ चीज़ को करने में, हार्ड वर्किंग है और कमिटेड है। एक दफ़ा आप कोई अंडरटेकिंग ले लेते हैं तो आप फिर उसको कंप्लीट करके छोड़ते हैं। इस क्वालिटी को आईएसएसबी में भी चेक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कैंडिडेट ने जो है वो जब फिजिकल 8-9 जो आपको कहते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो वो पहली एक्टिविटी ही करने में स्ट्रगल कर रहा था। तो उसने ये नहीं किया उस एक्टिविटी को छोड़ करके दूसरी एक्टिविटी पे चला गया, बल्कि उसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कोशिश करता रहा टोटल टाइम में। तो उसने जो शो किया परसिस्टेंस शो की, परसिस्टेंस शो करने की वजह से वो सिलेक्ट हो गया। क्योंकि आर्मी में लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती है उसमें परसिस्टेंस चाहिए होती है। लेकिन परसिस्टेंस में मैडनेस नहीं होनी चाहिए कि एक चीज़ आप कर रहे हैं, आपको पता है इसका रिजल्ट गलत आ रहा है और करेंगे मजीद गलत आएगा, तो आप परसिस्टेंट नहीं है, आप एडमेंट हैं। परसिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वालिटी और एडमेंट होना, एरोगेंट होना इज बैड। तो ये कॉन्शियसनेस है और इज ए गुड क्वालिटी। लेकिन ये बाज लोग जो हैं वो इजी गोइंग होते हैं, वो इतना ज़्यादा पेन शेकिंग नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा पेन नहीं ले रहे, ये दूसरे तरह के लोग होते हैं। तो बिल गेट्स ये कहता है कि मैं उन लोगों को भी हायर करता हूँ जो सुस्त हो। तो वो इसलिए हायर करता हूँ मैं उनको, क्योंकि वो किसी भी काम करो आसान तरीके से करने का तरीका निकाल लेते हैं। बिकॉज दे आर लेजी पीपल ना, तो उनको आप कोई काम दें तो वो कोशिश करेंगे कि कोई आसान तरीके से उस काम को कर लें। तो ये मैंने नोट किया है, जैसे मेरी वाइफ जो है वे किसी भी काम को करने के आसान तरीके निकालती रहती है, और मैं बाद वक़्त चीज़ों को बहुत मुश्किल तरीके से कर रहा होता हूँ। तो ये हम दोनों की पर्सनैलिटी का फ़र्क है। तो ये वो फिर कहते हैं भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको यूँ क्यों नहीं कर लेते आप। तो मैं सोचता हूँ यार शी इज़ राइट एक्चुअली। तो फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी नई चीज़ें, नया शहर, नया मुल्क, नया कल्चर, नई जॉब, न्यू पोर्ट, न्यू वाइफ, उन सब के लिए वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है उनके अंदर। बाद लोग चाहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन करके रखें। जो लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस होता है जिनके अंदर, वो जॉब्स चेंज करते हैं, वो अपने और भी जो है वो लाइफ में वैरायटी लाते हैं, घर चेंज कर लेते हैं, गाड़ियाँ चेंज कर लेते हैं, दूसरी कंट्री में जाके जॉब कर लेते हैं, तीसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं। तो ये लोग जो है ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस, इनके लिए कोई इशू नहीं है। उनको आप नया असाइनमेंट दे दें, दे विल बी मोर हैप्पी। अगर मोनोटोनस असाइनमेंट होता है तो दे गेट बोर्ड। और कुछ लोग होते हैं जो रूटीन टास्क को बहुत अच्छा करते हैं, जैसे डिज़ाइन वाले लोग हैं या सेक्रेटेरियल जॉब्स हैं। ये सब चीज़ें जो है वो एक पैटर्न पे चलती हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को अच्छा करते हैं तो वो नए एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं करते, बल्कि स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं, स्टेटस को प्रेफर करते हैं। इसके अपने एडवांटेजेस हैं। तो इस तरह हर तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं,
جب آپ جاب کے لیے کسی کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ ریکوائرمنٹ یو ہائر دا پرسن آف دیٹ ٹریٹ. تو یہ مریم نے تو اس کے بارے میں بہت پڑھا ہوا ہے کہ یہ 5 پرسنالٹی ٹریٹس ہیں میجر دنیا میں جو پائے جاتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر آپ کا کیا پرسنالٹی ٹریٹ ہے اور آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اوکے، اس کے بعد بیہیویئر. ایکچولی ہم پورا بیہیویئر پڑھ رہے ہیں نا کہ ہاؤ یو بہیو ان یور آرگنائزیشن. اس کے بعد دوسری پرسنالٹی ٹریٹس ڈسکس کیے جو مینیجریل بیہیویئر کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے لوکس آف کنٹرول. لوکس آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینٹر آف کنٹرول کس چیز کو سمجھتے ہیں. ایک لوکس آف کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ اٹ از انٹرنل لوکس آف کنٹرول. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی چینجز آ رہے ہیں ان کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، ان کو ویری کر سکتا ہوں، ان کو رسپونڈ کر سکتا ہوں، اور میں اپنے محنت سے چیزیں حاصل کر سکتا ہوں، چیزیں بنا سکتا ہوں اور آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتا ہوں. جو لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں ان کا کہتے ہیں کہ انٹرنل لوکس آف کنٹرول. جو لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ قسمت میں ہے وہی ہوگا، اور جو کچھ بھی ہے اوپر سے ہوتا ہے، ہم تو صرف بیٹھے رہیں گے، یا یہ کہ ہم کچھ بھی کریں، جتنی بھی محنت کر لیں ہماری چیزیں بدل نہیں سکتی کیونکہ سب چیزوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ اتنا پاورفل ہے کہ ہمارے ایک آدمی کی کوشش سے ہم چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتے، اٹین نہیں کر سکتے، یا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہے. دونوں ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو ظاہر ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. اسلام بالکل انٹرنل لوکس آف کنٹرول پہ بلیو کرتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہوں گی. ہو سکتا ہے یہ کہہ کے لکھ دیا گیا ہوگا کاتب تقدیر نے آپ کی قسمت کی کتاب میں، اگر یہ آدمی اس ڈائریکشن پہ چلے گا یا محنت کرے گا تو اس کو یہ چیز مل جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبب پہ بنایا ہے، اسی لیے مسبب الاسباب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہ کاز اینڈ افیکٹ پہ بنایا ہے. تو آپ اگر کاز کریٹ کرتے ہیں، کاز پہ محنت کرتے ہیں تو افیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر نہیں سمجھتا تو آپ کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے اور اس سے کوئی بہتر چیز دے دیتا ہے. تو مگر یہ کہ آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں، کمیٹڈ ہو کر کے کام کرتے ہیں، دے آر مور سکسیزفل کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ہارڈ ورک نہیں کرتے، کمیٹڈ ہو کے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، بہت سارے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیسے کمانے کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے نہیں، کوئی کوریلیشن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اینڈ یو ہیو سینس آف دیٹ بزنس، اگر اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے یا ریزنیبلی ایجوکیٹڈ ہونا کافی ہے، تو یو کین بی سکسیزفل وداؤٹ بینگ ہائیلی ایجوکیٹڈ. تو اس لیے ایجوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے فائنینشیل سکسیس. دوسری بات یہ ہے کہ فائنینشیل سکسیس از ناٹ دا اونلی سکسیس. آپ دوسرے سکسیسز پہ کام کر سکتے ہیں، سوشل سکسیس، مورل سکسیس، ورک لائف بیلنس، فیملی لو، یہ سب بھی آپ کے سکسیسز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا سکسیس کا پیٹرن کیا ہے اور سکسیس کے آبجیکٹیوز کیا ہے، اینڈ یو ڈیفائنڈ اٹ اکارڈنگلی. آپ ریلیجیس لرننگ کر رہے ہیں اور ریلیجیس لرننگ میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے. ایکچولی سکسیس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ انٹرنل لوکس آف کنٹرول جن کو انٹرنلز کہتے ہیں، اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول جن کو ایکسٹرنلز کہتے ہیں. ایکسٹرنلز جو ہے نا ہمیشہ آپ کو شکایتیں کرتے ہوئے ملیں گے کہ دیکھو فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور یہ ہو گیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، بیکاز دے لنک ایوری تھنگ ود ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اچھا، سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اپنی نظر میں عزت کیا ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا کیپیبل سمجھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کتنا اچھا فیل کرتے ہیں. جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنلی جو ہے وہ بیڈ فیلنگ ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ ہمارا سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں اور میں نے وہ کام کر لیا جو میرے جیسے اچھے آدمی کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سیلف اسٹیم جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ ہائیلی سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں
اور اچھا سمجھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اچھا پروو کرنے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے جو کہ ان کی پرسنالٹی جو انہوں نے خود اپنے دماغ میں بنائی ہو اس کے مطابق ہو۔ تو اسی لیے جب آپ ماسلوز ہیرارکی پڑھتے ہیں تو ماسلوز ہیرارکی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چوتھے لیول پہ ہے، وہ پانچویں لیول پہ جو ہیرارکی ہے دیٹ از سیلف اسٹیم۔ جن لوگوں کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے وہ پھر دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لائک عمران خان اور ایدھی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، تو ان کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے۔ جن کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کے کچھ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس سے سوسائٹی کو بینیفٹ دے سکے۔ تو پھر اس کے بعد ہوتی ہے نیڈ فار اچیومنٹ۔ کچھ لوگوں کو اچیومنٹ شروع میں مل جاتی ہے، جب ایک اچیومنٹ مل جاتی ہے تو وہ اچیومنٹ موٹیویشن پیدا کرتی ہے، موٹیویشن پیدا کرتی ہے تو اس سے ہائر لیول آف چیلنج لیتے ہیں، اس کو بھی اچیو کر لیتے ہیں تو دیٹ موٹیویٹس دیم مور، وہ پھر اس سے بھی ہائر لیول کا چیلنج لیتے ہیں۔ تو یہ سیلف موٹیویشن ہے، یہ سیلف اچیومنٹ ہے۔ آج جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل جو ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان جو ہے بیسیکلی لاہور کے کون سے کالج کا پڑھا ہوا ہے، نام لو؟ HSN سر۔ ایچ ایس این از لائک گرامر اسکول، ٹھیک ہے، ایچ ایس این کا پڑھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ایچ ایس این میں پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر سیلف موٹیویشن آئی۔ آن دا بیسس آف دیٹ ہی موو ٹو آکسفورڈ، پھر آکسفورڈ میں جا کے اس نے پڑھائی کی، بی اے کیا اس نے، اس کے بعد وہاں پہ اس نے کرکٹ بھی کھیلی، اور کرکٹ کھیلتے میں آہستہ آہستہ اس نے بہت ہارڈ ورک کیا۔ اس زمانے میں جو فٹنس کے لیول ہمارے پاکستانی کرکٹر سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس نے اس فٹنس کے اس لیول پہ اپنے لیے کام کیا اور ایک بہت اچھا بالر بنا، پھر ایک بہت اچھا بیٹسمین بھی بن گیا، اور اس نے پھر ورلڈ کپ جتایا 92 کا۔ جب 92 کا ورلڈ کپ جیتا اس نے تو اس کو احساس، اس کو اچیومنٹ سے موٹیویشن ہوئی، تو کہتے ہیں اچیومنٹ موٹیویشن، اور اس کی بیسس پہ پھر اس نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت سکتا ہوں تو میں اپنے والدہ کے نام پہ ہسپتال بھی بنا سکتا ہوں۔ اٹ واز ہیوج انڈرٹیکنگ کیونکہ اس میں بلینز آف روپیز لگتے، لیکن اس نے پوری دنیا سے ڈونیشن جمع کر کے پیسے لگا کر کے اس نے کینسر ہاسپٹل بنا دی لاہور میں، اسٹیٹ آف دا آرٹ کینسر ہاسپٹل۔ جب یہ اچیومنٹ ہو گئی تو اس نے سوچا کہ میں اگر یہ کینسر ہاسپٹل بنا سکتا ہوں تو پاکستان کے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے بھی کوئی کام کر سکتا ہوں، تو اس نے پاکستان کے ایجوکیشن کے لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے نمل یونیورسٹی بنائی۔ تو اس طرح سے ایک اچیومنٹ ٹریگر کرتی ہے دوسرے اچیومنٹ کو، دوسرے اچیومنٹ ٹریگر کرتے ہیں تیسرے اچیومنٹ کو، اس طرح کی جس کے اندر نیڈ فار اچیومنٹ ہوتی ہے لوگوں میں، تو اچیومنٹس پہ اچیومنٹس کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی سیٹ بیک آتا ہے، یعنی آپ ہمیشہ ہائی اچیور نہیں ہو سکتے، فیلیور بھی ہے لائف، وہ ڈپریس نہیں ہوتے۔ جیسے عمران خان نمل یونیورسٹی بنا کے رکا نہیں، وہ پولیٹکس میں چلا گیا۔ اب پولیٹکس میں گیا تو شروع میں تو اس کو بہت زیادہ ناکامیاں ملی ہیں، پہلے اس کو کوئی سیٹ نہیں ملی، پھر ایک سیٹ ملی، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے پورا الیکشن جیتا اور پرائم منسٹر ہے۔ تو یہ اچیومنٹ موٹیویشن کی ایگزامپل ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ عمران خان کی لائف میں سیٹ بیکس نہیں ہے، عمران خان کی لائف میں ایز اے کرکٹر 2 سال ایسے آئے تھے جو اس کا پیک ٹائم تھا جب وہ بہترین بالنگ کر سکتا تھا اور کر رہا تھا۔ اس سے پہلے تو اس کو اسٹریس فریکچر کا سامنا کرنا پڑا، یعنی اس کے پیر کے اینکل میں ہیئر لائن کریک آ گیا۔ اب ہیئر لائن کریک ایسا تھا کہ اگر وہ بالنگ کرتا تو یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا، تو ہیئر لائن کریک زیادہ فریکچر کی شکل اختیار کر لیتا۔ ایز اے ریزلٹ اس نے اپنے پیک کے 2 سال میں بالنگ نہیں کی۔ یو جسٹ امیجن، ایک شیر ہے اس کے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو پنجرے میں قید کر کے گوشت باہر رکھ دیا جائے تو شیر کو کیسی بے چینی ہوگی، عمران خان کو کیسی بے چینی ہوتی ہوگی، جبکہ وہ بہت بہترین بالنگ کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا تھا، جسٹ بیکاز کہ وہ ڈاکٹرز نے اس کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ بالنگ نہ کریں۔ دین ہی ٹرانسفارمڈ ہمسیلف انٹو اے بیٹسمین، اور ورلڈ کپ 92 میں آپ کا سب سے ریلائبل بیٹسمین یا تو جاوید میرداد تھے یا عمران خان تھے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اچیومنٹ موٹیویشن کی، ایسے لوگوں کا راستہ مشکلات بھی نہیں روک سکتے۔ پھر نیڈ فار ایفیلیشن ہوتی ہے، انسان کو ایفیلیشن کی نیڈ ہوتی ہے۔ ایفیلیشن کی نیڈ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں مثال کے طور پر آپ لوگ 6-7 بھائی بہن ہیں اور کچھ بھائی بہنوں سے ماں باپ بہت پیار کر رہے ہوں، فار ایگزامپل، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی میں ایسا ہو رہا ہے، اور ایک آدھ بھائی ایسا ہے یا بہن ایسی ہے کہ اس کو جو ہے نا ماں پسند کرتی ہے نہ باپ پسند کرتی ہے، ہر وقت ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے،
تو اس کی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جس گروپ سے بلانگ کر رہی ہے، وہ جس گروپ سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا چاہ رہی ہے یا چاہ رہا ہے، وہ گروپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اور ایز اے ریزلٹ اس کی نیڈ فار ایفیلیشن فلفل نہیں ہو رہی. تو کیا ہوگا؟ وہ ریبل ہو سکتا ہے، کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یا پرسنالٹی خراب ہو سکتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی عزت ہو، جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی عزت ہو، آپ جس اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کی عزت ہو، جو آپ کا فرینڈس کا سرکل ہے وہاں آپ کی عزت ہو، جس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہاں پہ عزت ہو، مسجد میں آپ کی عزت ہو. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایفیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی آدمی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ سب لوگ پازیٹیو چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کہیں کہیں پہ آپ کو ظاہر ہے کہ وہ ایفیلیشن اس لیول کی نہیں ملتی ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں، اور اس لیول کی ایکسپیکٹیشنز نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں. بٹ نیڈ فار ایفیلیشن از نارمل فار ہیومن بینگ. اور ہیومن beings wants to affiliate according to their social status عام طور پہ. ٹھیک ہے، لیکن جو سائیکو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ چلا کہ اچھی فیملی کے ہیں، جا کر کے بالکل ہی خراب لوگوں میں جا کے جوا کھیل رہے ہیں یا چرس پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی نیڈ فار ایفیلیشن کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد نیڈ فار پاور ہوتی ہے لوگوں میں. لوگ چاہتے ہیں کہ میں پاورفل ہو جاؤں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا محلے میں روب دبدبہ ہو، آرگنائزیشن میں روب دبدبہ ہو، اور میں زیادہ پاورفل پوزیشن پہ چلا جاؤں، سینئر پوزیشن پہ چلا جاؤں. یہ نیڈ فار پاور ہے. یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں میں ہوتی ہے. پیپل لائک پاور. اس کے بعد ویلیوز ٹرمینل اینڈ انسٹرومینٹل. ایک جو ویلیو کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از کالڈ ٹرمینل ویلیو. ٹرمینل ویلیو وہ ویلیو ہوتی ہے جو ہم ساری زندگی اچیو کرنا چاہتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اچیو کرنا چاہتے ہیں، تقویٰ کا لیول اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری ٹرمینل ویلیو ہے. کسی کی ٹرمینل ویلیو پیسہ ہو سکتا ہے، کسی کی ٹرمینل ویلیو جو ہے وہ پاور ہو سکتی ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف ٹرمینل ویلیوز ہو سکتی ہے. جیسے بل گیٹس ہے، اور دوسرا امیر آدمی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ایلان مسک. نہیں، ایلان مسک تو نہیں، وہ ہے جیف بیزوس. جیف بزون. جاب بزوس. ان لوگ کے کیا ہے؟ ان لوگوں کی ٹرمینل ویلیو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انوویشن کریں، زیادہ سے زیادہ سکسیس کریں، اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں. یہ ان کی ٹرمینل ویلیو ہے. ان کو پیسہ کمانے کا نشہ ہے. بل گیٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس $100 زمین پہ گر جائے اور اسے اٹھائے تو وہ ٹائم ضائع کرے گا. جی امیزون کا جاب بزوس. تو لیکن وہ پھر بھی پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی اس کی ٹرمینل ویلیو ہے. اس کے بغیر اس کو مزہ نہیں آتا. تو مختلف لوگوں کی مختلف ٹرمینل ویلیو ہو سکتی ہے. کسی کی ٹرمینل ویلیو یہ ہوتی ہے کہ میں بہت ٹاپ کا اداکار بن جاؤں اور مجھے پوری دنیا ایز اے اداکار کے طور پہ یاد رکھے، اور پھر ساری زندگی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اداکاری کے میدان میں آگے سے آگے بڑھیں. یہ ان کی ٹرمینل ویلیو ہے. لیکن اگر کوئی سیٹ بیک آ جاتا ہے، مارکیٹ انہیں ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ اب ناؤ دے ہیو ریچ ٹو دیئر میکسیمم ویلیو اور پیک، دے کین ناٹ موو فردر. تو اس لیے ٹرمینل ویلیو میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھا، انسٹرومنٹل ویلیو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو جو کس طرح سے آپ کا موڈ آف کنڈکٹ ہے. وہ مثال کے طور پہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اصول کے ساتھ کرتے ہیں، آپ رشوت نہیں دینا چاہتے، آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، تو یہ آپ کا موڈ آف کنڈکٹ ہے. کچھ لوگوں کا موڈ آف کنڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی طرح سے بھی پیسے کماؤ، یہ ان کا موڈ آف کنڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویلیو اور نارمز میں فرق یہ ہے کہ بیسیکلی جو آپ کا ان ریٹن کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کریں گے، آپ کے SOPs کیا ہیں، وہ نارمز کہلاتے ہیں. اور سب ملا کے جن پرنسپلس پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا ویلیو سسٹم ہے. آپ کا ویلیو سسٹم آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جناب جھوٹ نہیں بولنا، بزنس میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جو بھی مال بیچنا ہے اس کا ڈیفیکٹ بتا کے بیچنا ہے، ایک ریزنیبل پروفٹ لینا ہے، ایگزاربیٹنٹ پروفٹ نہیں لینا ہے، ہم نے اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے. تو یہ آپ کا ویلیو سسٹم ہے. ٹھیک ہے، انسٹرومنٹل ویلیوز کی آپ کی بک میں ایگزامپل دی ہوئی ہیں کہ انسٹرومنٹل ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں.
जैसे you can be ambitious about earning money, ambitious about career growth, you can be ambitious, या ब्रॉड माइंडेड हो सकते हैं आप जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू आर ब्रॉड माइंडेड। फिर कैपेबल है, आपका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है कैपेबल कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं, जैसे आप पीजीडी कर रहे हैं बेसिकली आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं बिकॉज यू वांट टू बी कैपेबल। फिर सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, कुछ लोग होते हैं सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, उनको किसी मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती है, जब वो काम कर रहे होते हैं तो ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन है और सेल्फ कंट्रोल है। जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता उनको फिर सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर कुछ लोग ये भी टर्मिनल वैल्यू में आते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ये उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, प्रोडक्ट के डिज़ाइन आते हैं और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के मुतालिक बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, इवन स्ट्रेटजीज़ के बारे में बहुत अच्छी इमेजिनेशन कर सकते हैं। जिन लोगों की इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है और दैट इज़ बैक्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन, तो दे आर फिट फॉर सीनियर पोजीशंस प्रोवाइडेड दे लर्न सम लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स एज वेल। फिर इसी तरीके से ऑनेस्ट हो सकते हैं आपके, जनाब आप ऑनेस्ट है नहीं है, तो ये चीज़ें आपकी टर्मिनल वैल्यूज, यानी एक आदमी ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट ही रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल डिलीवर द ट्रेट ऑफ ऑनेस्टी। तो ऑनेस्ट एक टर्मिनल वैल्यू है कि अगर कोई आदमी ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट ही रहेगा। अच्छा देखिए, जो चीज़ें आप सोचते हैं ना, जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, जो चीज़ें आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगता है, उस थॉट प्रोसेस के नतीजे में आपका बिहेवियर डेवलप, और जब बिहेवियर को आप रिपीटेटिव हो जाता है, यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ख़ास तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका बिहेवियर है। अब बिहेवियर को अगर आप रिपीटेटिवली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो ये आपका एटीट्यूड है। तो इसलिए कहा जाता है कि यू नीड टू वॉच योर थॉट, और अगर थॉट को आप वॉच नहीं करेंगे तो फिर आपका बिहेवियर जो है वो इरेशनल हो सकता है। अब बिहेवियर को वॉच नहीं करेंगे तो आपका एटीट्यूड बन जाएगा, और एटीट्यूड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, क्योंकि अपने थॉट प्रोसेस से होते हुए बिहेवियरल प्रैक्टिसेस के बाद आपका एटीट्यूड डेवलप हुआ है। तो फर्स्ट यू नीड टू कंट्रोल योर थॉट्स, तो आप थॉट्स कंट्रोल करेंगे तो बिहेवियर ठीक हो जाएगा। बिहेवियर अगर कंसिस्टेंटली ठीक होगा तो हम कहेंगे आप राइट एटीट्यूड के आदमी हैं। तो जो आपकी फीलिंग्स और बिलीव्स का कलेक्शन है वो एटीट्यूड है। यू नो व्हाट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन, राइट? जॉब सेटिस्फेक्शन ये होती है कि जनाब जो जॉब आप कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अच्छा, जॉब सेटिस्फेक्शन के वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो जॉब की नेचर ऐसी है जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड हैं, दैट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से आप हैप्पी हैं, दैट टू इज़ ए कंपोनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और ये फिर आपको पे ऐसी मिलती है कि जिसकी वजह से यू फील सेटिस्फाइड। और अगर मिसाल के तौर पे आप कैपेबल हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपको 8 आवर्स की जॉब नहीं मिल रही, 4 आवर्स की जॉब मिल रही है पर डे, फुल टाइम जॉब जो है 40 आवर्स पर वीक की जॉब को कहते हैं, वो फुल टाइम जॉब है। अगर उससे कम की जॉब मिलेंगी तो आप अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे, या आपका जो है पर आवर $50 मिलना चाहिए, ये रेट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड है। जैसे अमेरिका में डिफरेंट रेट्स के अंदर फिक्स्ड है कि क्या पेमेंट होगी, आपको पर आवर मिलने चाहिए $50 बट यू आर गेटिंग $40, तब भी आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो अंडर एम्प्लॉयड दो तरीके से हो सकते हैं कि यू आर विलिंग टू वर्क फुल टाइम बट यू आर नॉट गेटिंग ए फुल टाइम जॉब, एंड यू आर वर्किंग फुल टाइम बट यू आर नॉट गेटिंग दैट पर आवर रेट विच इज़ नॉर्मल इन द मार्केट, तो वो तब भी आप अंडर एम्प्लॉयड है। तो जब आप अंडर एम्प्लॉयड होते हैं तो जाहिर है कि जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल लो हो जाता है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन कम होने की वजह ये भी होती है अनइंटरेस्टिंग वर्क। जैसे मिसाल के तौर पे किसी गार्ड का काम है, 12 आवर्स उसने जो है वो गार्ड का काम करना होता है। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्टिंग लगता हो, दे फील प्राइड इन दैट कि भाई वर्दी पहनते हैं, उनके पास गन होता है एंड दे हैव अथॉरिटी कंट्रोल। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग कि मैं गार्ड की जॉब करूँ, बिकॉज इट इज़ मोनोटनस, रिपीटेटिव, इसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। तो ये एक तो अनइंटरेस्टिंग वर्क। फिर जॉब का जो सेटिस्फेक्शन इस वजह से भी लो हो सकती है कि आपका बॉस अच्छा ना, जॉब सेटिस्फेक्शन इस वजह से भी लो हो सकती है कि जॉब सिक्योरिटी ना हो वहाँ पे,
इन्वायरमेंट टफ हो जी, लो सैलरी भी, फैसिलिटी भी, इसकी वजह से भी जॉब सेटिस्फेक्शन लो हो सकती है। सर बहुत रेयर होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाइड हो। जी सर बहुत रेयर होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाइड हो, मोस्टली तो डिससेटिस्फाइड यू ही आर होते हैं। राइट। उसकी वजह ये है कि इंसान बुनियादी तौर पे नाशुक्रा वाक़या है। जिस ड्रीम जॉब के लिए वो दुआएं मांग रहा होता है ना, जब वो दुआ उसको जॉब मिल जाती है 6-8 महीने साल के बाद, वो फिर रो रहा होता है। तो ये बेसिकली इंसान का नाशुक्रापन है। वरना आजकल के दौर में आपको एक अच्छी रीजनेबल जॉब मिली हुई है, रिस्पेक्टेबल जॉब मिली हुई है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। फिर जॉब के अंदर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ जॉब की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है और जॉब में वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। अगर एम्प्लॉइज़ को आप हेल्थ इंश्योरेंस दे देते हैं, तो बहुत से एम्प्लॉइज़ सिर्फ इस वजह से जॉब छोड़ के नहीं जाते कि अगर मैं बीमार पड़ूंगा या किसी तरह का बीमार पड़ूंगा तो मेरा अच्छा रीज़नेबल इलाज हो जाएगा। और अब तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको फैसिलिटीज़ जो दे रही हैं वो कैफेटेरिया स्टाइल की फैसिलिटीज़ दे रही हैं। कैफेटेरिया स्टाइल फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है? आप कैफेटेरिया में जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खाने पीने की हैं, जो आपको पसंद आती है वो चीज़ें आप ले लेते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, जो आपके मतलब की फैसिलिटीज़ है, वो जो आपके पैकेज में आता है वो आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ लोगों के लिए डे केयर फैसिलिटी इम्पॉर्टेंट है, बाज़ लोगों के लिए इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है, बाज़ लोगों के लिए गाड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जिस तरह की चीज़ों की बाज़ लोगों के लिए से हायर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर कंपनी हायर एजुकेशन को फंड करती है तो दैट मे बी अ रीज़न फॉर एम्प्लॉइज़ टू स्टे। और आजकल चूँकि नॉलेज वर्कर्स का एरा है, तो आपको जो है वर्कर्स के वेलफेयर का और इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज़ एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज़ को और दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एंड दे स्विच। और आपको स्विच करने पे ज़ाहिर है कि आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ दे आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर पे और बेटर एनवायरनमेंट, तो एम्प्लॉइज़ स्विच भी कर जाते हैं। उसका एक तरीका ये है कि फिर आप ऐसे ही लोगों को हायर करें जो उस लेवल के हों जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई मेरिट वाले मेरिटोरियस कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दे विल लीव फॉर बेटर करियर। ठीक है, दिस इज ट्रूथ वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन में आती हैं, और वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर रही होती है। लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, एक एनवायरनमेंट और एक बॉस, और एक सैलरी ऑफ कोर्स पैकेज आपका। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट